बाजी, मैं आपका कमरा साफ कर दूं? मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इमामा से पूछा। नहीं। इमामा ने हाथ के इशारे से इसे जाने के लिए कहा। मुलाजमा बाहर जाने के बजाय दरवाज़ा बंद करके इसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर इसकी बात हलक में ही रह गई। मुलाजमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला था। इमामा हैरत से इसे देखने लगी। बाजी, ये मेरी माँ ने दिया है। वो कह रही थी कि साथ वाले सरार साहब ने आपके लिए दिया है। इसने इमामा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ाया। इमामा ने तेज़ी से मोबाइल को चपट लिया और इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। देखो, तुम किसी को बता मत देना कि तुमने मुझे कोई मोबाइल ला कर दिया है। इमामा ने इसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ सालार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, इसने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही इसने कमरे को लॉक कर दिया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती धड़कनों के साथ इसने दराज से मोबाइल लिया और इस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। वो इसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फ़ोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात को ही आएगा, तुम ज़ैनब से बात कर लो। इसे बुला दूँ? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं ज़ैनब से फिर बात कर लूँगी। बस मैंने इनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे इन्हीं से इनके बारे में पूछना था। मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगी, इमामा ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने इस दिन दोपहर को भी खाना नहीं खाया। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो इससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने इसे असजद के फ़ोन की इत्तला दी। वो जिस वक्त नीचे आई, इस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा हुआ था। वो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ असजद की आवाज़ आई। बेइख्तियार इमामा का खून खौलने लगा। ये जानने के बावजूद कि इस शादी को तय करने में असजद से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था, इमामा को इस पर गुस्सा आ रहा था। वो इसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। असजद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? क्या धोखा इमामा? शादी की तारीख तय करना? तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खोलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने इनसे कहा था कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। बहरहाल, अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों के बाद? असजद ने कदरे लापरवाही से कहा। असजद, तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या नहीं, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, शादी अंकल के इसरार पर हो रही है। तुम इसे रुकवा दो। तुम कैसी बातें कर रही हो इमामा? मैं इसे कैसे रुकवा दूँ? असजद ने कुछ हैरानी से कहा। असजद, प्लीज़। इमामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घर में तैयारियां हो रही हैं, और इमामा ने इसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने इस पूरी गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से असजद के साथ होने वाली इस गुफ्तगू को सुनता रहा। जब इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने इससे कहा, तुम खामोखा एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तो तुमने शादी असजद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो काफ़ी है। इमामा इस पर गुर्राई और फिर वापस कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर इसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब इसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। शायद वो इमामा के फ़ोन की तवक्को कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है, इसने इमामा से कहा। फिर वो इसके इस इस्तफसार पर चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। फिर इसने कहा, अब्बू इस शादी पर रजामंद नहीं हैं। इमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे इन्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, मेरा यही ख्याल था, मगर इन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज़ है। वो समझते हैं तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं।
और इन्हें सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। इन्हें ये खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे। वो साकत बैठी मोबाइल कान से लगाए इसकी आवाज़ सुनती रही। आपने इन्हें रजामंद करने की कोशिश नहीं की? एक लंबी खामोशी के बाद इसने कहा। मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो भी राज़ी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा ख़ानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे, जलाल ने इससे कहा। और आप क्या कहते हैं? इमामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे। बसूरत दिगर हमारी पूरी कम्युनिटी इनका बाइकाट कर देगी और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप अस्से से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? इमामा, तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बताकर कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। इमामा की आवाज़ भर्राने लगी। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो इनके मज़हब का नहीं है तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप अंकल से बात करें, आप इन्हें मेरा प्रॉब्लम बताएं, इसने मुल्तजियाना लहजे में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूँगा और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। इमामा ने जिस वक्त इससे बात करने के बाद फ़ोन बंद किया वो बेहद दिल गिरफ्ता थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जलाल के वालिदैन को इस शादी पर एतराज़ होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खाली और ज़हनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारे अब्बू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के ख़तरों में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं, जलाल की अम्मी ने कतई लहजे में इससे कहा। वो इमामा के कहने पर इनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, इसमें ख़तरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा, आप खामखा खौफजदा हो रही हैं, जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हमाकत की हद तक बेवकूफ़ हो, इसकी अम्मी ने इसकी बात पर इसे झिड़का। इमामा के ख़ानदान और इसके वालिद को तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने के कुछ अर्सा बाद इसे भी वहाँ बुलवा लूँगा। सब कुछ खुफिया ही रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए क्यों इतना बड़ा ख़तरा मोल लें? और तुम्हें वैसे भी ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है, हमें इमामा या किसी और की ज़रूरत नहीं है, अम्मी ने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे अगर ये अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह इस लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दोगे तो मैं इससे पहले ही तुम्हारी कहीं निस्बत तय कर देती, इसकी अम्मी ने कदरे नाराज़गी से कहा। अम्मी, मैं इमामा को पसंद करता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसे पसंद करते हो या नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में मैं और तुम्हारे अब्बू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को ना तो वो पसंद है और ना ही इसका ख़ानदान, अम्मी ने दो टोक अंदाज में कहा। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप इसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं और वो यहाँ आती रहती है, और तब तो आप इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी, जलाल ने इन्हें याद दिलाया। तारीफ़ करने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं इसे अपनी बहू बना लूँ, वो खफगी से बोली। अम्मी, कम अज़ कम आप तो अब्बू जैसी बातें ना करें, थोड़ा हमदर्दी से सोचें, इस बार जलाल ने लजाजत अमेज़ लहजे में कहा। जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी इस ज़िद और फैसले से हमारे पूरे ख़ानदान पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे और ऊंचे ख़ानदान में करें। तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हें इस शादी की इजाज़त देंगे भी तो भी मैं कभी नहीं दूंगी, ना ही मामा को अपनी बहू के तौर पे कबूल करूंगी। अम्मी, आप इसकी सूरत हाल को समझें, वो कितना बड़ा कदम उठा रही है, इस वक्त इसे मदद की ज़रूरत है। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रही है तो फिर इसे कम से कम दूसरों के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं इसे बुरा नहीं कह रही, वो बहुत अच्छा फ़ैसला कर रही है, मगर हम लोगों को अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तुम कुछ अकल से काम लो, तुम्हें स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना है, अपना हस्पताल बनाना है, इसकी अम्मी ने कदरे नर्म लहजे में कहा। बेटा, अच्छे ख़ानदान में शादी हो तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, और तुम्हारे लिए तो पहले ही बहुत से ख़ानदानों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं। जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो कितने ऊंचे ख़ानदान में तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है।
خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی گئی تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھیں۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلمز کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ رضامند نہیں ہیں، اور نہ ہی ہوں گے۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔